प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। कल हमने आपको भारतीय संविधान के 3 भाग पढ़ा दिए थे। 3 भाग मतलब मौलिक अधिकार तक, यानी 12 से 35 अनुच्छेद तक पढ़ा दिए थे। आज हम भाग 4 में बात करेंगे और आप जानते हैं भाग 4 के अंदर आते हैं नीति। ऊपर है क्या और जा रहा क्या? नीति निदेशक तक। निदेशक तक ये हमने लिए है पैरेलल से, और इस भाग के अंदर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद क्या होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व, इन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इससे पहले आपने देखा कि मौलिक अधिकार है, उनका संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो व्यक्ति न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय में अपने लिए डाल सकता है। लेकिन यहाँ नीति निदेशक तत्वों को न्यायपालिका से बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनको मानना। लेकिन किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब क्या क्या है किस एक्ट के अंतर्गत तो समझेंगे। अनुच्छेद 38 लोक राज्य लोक कल्याण। राज्य लोक कल्याण के लिए किसी राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए समान एवं प्रबल न्याय हेतु व्यवस्था को सजग एवं सुचारू बनाने के लिए इसका होना अनिवार्य है। इस बात का समर्थन अनुच्छेद 38 कर रहा है बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 36 और 37 मैं कौन से जो इंपोर्टेंट है वो लेके चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 38 हो गया। अनुच्छेद 39 इसके 3 भाग हैं। अनुच्छेद 39 का कै भाग समान न्याय एवं संहिता का समर्थन करता है। इसी के अंतर्गत आता है समान काम समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या बताता है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए समान कार्य इसी का प्रयोग करके शिक्षा मित्रों ने मांग की है कि हमें समान वेतन मिलना चाहिए। जो सहायक अध्यापक अपॉइंट किए गए हैं उनके बराबर काम कर रहे हैं, इस कारण से 39 का प्रयोग करके समान काम समान वेतन का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 39 है ये करता है सभी के लिए धन के एकाधिकार एवं संरक्षण की व्याख्या। अनुच्छेद 39 है ये कहता है बच्चों कि जो सार्वजनिक धन है उस पर अधिकार एवं नियमावली और उसके संरक्षण की बात करता है। इसी का अंतिम खंड
अनुच्छेद 39 गैर धन का समान वितरण, धन का समान वितरण का समर्थन। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण है वह अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की व्याख्या करता है। ग्राम पंचायतों के संगठन, ध्यान रखना। अगर आपसे कहा कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें तो वो भाग 4 में नहीं, ये संगठन है। अगर हम गठन की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों गठन है भाग 9 में। मैं आपको बताया भाग 9 के अंदर ग्राम पंचायत है, तो वो बहुत बाद में आएगा। अभी बात कर रहा हूं ग्राम पंचायतों के संगठन की। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 जो है विशेष परिस्थिति में शिक्षा, सुरक्षा एवं अनुदान पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 विशेष स्थिति में शिक्षा, चिकित्सा एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान कौन करता है? राज्य अथवा केंद्र, दोनों कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो है राज्य के लिए है क्योंकि ये पूरी व्यवस्था को समायोजन के लिए लगा गया है। तो ये बात हम कर रहे हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो इसमें है इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, इसी में है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इसी के अंतर्गत आती है इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना। ये सब इसका एग्जाम्पल है, इसी के अंदर आएगी। हाँ हाँ ठीक है, सभी हर आदमी करेगा अपने नाम के अकॉर्डिंग। अब आएगा इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद 44। सही अभी मिला है। हाँ, इनके नाम परिवर्तित हो गए, नाम परिवर्तित होते रहते हैं योजनाओं के। सरकारों के अनुरूप जब सरकार आती रहेगी, बदलती रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 43 और बात कर लेते हैं 44 से पहले। अनुच्छेद 43 है कामगारों को निश्चित मानदेय एवं रोजगार के अवसर हेतु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये अनुच्छेद 43 के अंदर आता है। मैंने कहा था सारे के सारे जितने भी तत्व है उन सब तत्वों की भूमिका है कि वो संतुलन बना के रखेंगे, बैलेंस रखेंगे किसी भी राज्य व्यवस्था में। अगर राज्य व्यवस्था में कार्य करने वाले कामगारों को मिलने वाली मजदूरी संतुलित नहीं है, वो इतनी नहीं है जितनी मिनिमम मिलनी चाहिए, तो समस्या हो जाएगी, उनकी आमदनी ठंडी हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा रुपया, और ऐसे में आदमी फिर गलत काम की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इसलिए सरकार यहाँ
निम्नतम मजदूरी दर तय करती है कि मिनिमम इतनी मजदूरी गांव में, इतनी मजदूरी शहरों में मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि वहां रहने वाले लोगों को वही काम मिल जाए, उन्हें काम के लिए सर्वाइव ना करना पड़े, शहरों की ओर ना जाना पड़े और उन्हें अपने आजीविका चलाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। ये जो दायित्व है ये राज्य का दायित्व है। ठीक है। अनुच्छेद 44 इंपोर्टेंट है। राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता, सिविल संहिता। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग उनके धर्म के आधार पर न्याय प्रणाली न हो, सबके लिए समान नागरिक न्याय प्रणाली हो। माने जैसे मुसलमान और हिंदुओं के लिए फिलहाल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बात का समर्थन करता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट है, एक से अधिक शादी नहीं कर सकता, तो मुसलमान जो है यहाँ शरिया कानून के तहत एक से अधिक शादी कर रहे थे। महिलाओं को जबरदस्त तरीके से या अंधाधुंध तलाक दिए जा रहे थे। तो उस पर ये समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि महिलाओं को इस नियम की सहायता से संरक्षण मिल सके और उनका जीवन जो है सरलता से गुजर सके। ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 47 जीवन को पोषण, अनुच्छेद 47 राज्य द्वारा जीवन को पोषण, स्वास्थ्य, का संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 47 इस बात का समर्थन करता है कि अगर किसी राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों के जीवन में पोषण स्तर को निरंतर ऊंचा किया जाएगा, माने वहां रहने वाले बच्चे और लोग किसी भी प्रकार से कुपोषण का शिकार ना हो। इसी के तहत सरकार जिन परिवारों के पास अपने भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती, उन्हें निरंतर कोटे के माध्यम से राशन प्रोवाइड कराना होता है। जो वो छोड़ दो, उस बात पर नहीं। हम सोच रहे हैं सरकार की योजना किस तरह चल रही है, हमें योजनाओं की बात करनी है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन, इसके विषय में कोई कहने की बात ही नहीं है, ये आपको पता है क्या होता है। इसके पश्चात अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 के इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 48 के कहता है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व राज्य का होना चाहिए। अनुच्छेद 48 के इस बात को समर्थन करता है कि राज्य का दायित्व है कि वो निरंतर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करे, प्लस में पर्यावरण को विकास भी प्रदान करे, नए पेड़ लगावे। अगर पुराने पेड़ सूख के खराब हो गए, उन्हें हटाया जा रहा, तो उनके स्थान पर नए पेड़ और एक पेड़ के बदले में एक से अधिक पेड़ों को लगाए। ये भी इस बात का समर्थन करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करता है। इंपोर्टेंट है बहुत अपने आप में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करता है।
आप जानते हैं कार्यपालिका वो है जिसे हमारा नौकरशाह क्रियान्वित करता है, और न्यायपालिका वो क्षेत्र है जहाँ से कोई व्यक्ति अपने न्याय के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 50 जो है इन दोनों को अलग अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतिम अनुच्छेद हो गया आज का, विश्व शांति एवं सुरक्षा की भावना का विकास। दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो इनसे अलग राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद एक तो अनुच्छेद 350 कह लो, ठीक है। अनुच्छेद 350 का ये कहता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। किस बात का समर्थन कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है तो जो भाषा उसकी माँ, मतलब मातृभाषा का मतलब होता है माता के आंगन की, यानी जिस एटमोस्फेयर में वो रहता है, जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में जहाँ वो रहता है, उस क्षेत्रीय भाषा में उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे उसका अधिगम सरल हो सके। इस बात का समर्थन करता है अनुच्छेद 350। और अनुच्छेद 351 ये कहता है हिंदी शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आपके नीति निर्देशक पत्र तो समाप्त हो गए। ये दो आर्टिकल इसमें स्पेशली जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 350 के और अनुच्छेद 351, दोनों के बारे में मैंने अलग अलग बात कर ली। यहाँ तक इसी को कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो कुछ बताओ। इसके पश्चात भाग 4 के अंदर चलेंगे हम, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बढ़ जाओ आगे। अब भाग 4 के अंदर आते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। सिफारिश पर जोड़ा गया है भारतीय संविधान, और जब जोड़ा गया तो इसका मतलब है कि संविधान संशोधन हुआ होगा। तो संविधान संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। महत्वपूर्ण बात समझिए। अब जोड़ा गया तो कहीं से उठाए गए, उठाए कहां से गए? ये रूस के संविधान से, जिसने आज तक पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा, रूस के संविधान से लिए गए। ठीक है, उसने यूक्रेन में त्राइमा मचा रखा, उसके संविधान से हमने जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य है जो किसी भी देश के, जिस देश में लागू होंगे, उस देश के नागरिक के लिए मानना अनिवार्य है। उस देश के नागरिक को उन्हें मानना होगा। तो शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत 11 है। 11 में पहला है, पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि राष्ट्र के नागरिक को संविधान का पालन करना होगा। और क्या करना होगा सर? संविधान का पालन करना होगा एवं
आदर्शों, प्रतीकों, स्मारकों, एवं राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करना होगा। ये पहला मौलिक कर्तव्य, ठीक है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले आदर्शों को हृदय की गहराई में सजोना पड़ेगा या सजोना होगा। मतलब अपने मन में जिन लोगों ने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की आजादी में, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन लोगों के प्रति अपने मन में विशेष भाव, सम्मान के भाव रखने पड़ेंगे या सम्मान के भाव लाने पड़ेंगे, ये बात कही गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र की एकता, अखंडता, एवं संप्रभुता को बनाए रखना पड़ेगा, बनाए रखना चाहिए या उसके प्रति, बनाए रखने के प्रति प्रेरणा के भाव लाना चाहिए। अगला पॉइंट है तुम्हारा समाधान, राष्ट्र की अब बताओ, अब समाधान हो गया। राष्ट्र की रक्षा करना। अगला पॉइंट है राष्ट्र की समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। राष्ट्र में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना भाईचारे की भावना, धर्म, जाति, इन बातों से ऊपर उठ के भाईचारे की भावना का विकास करना। संस्कृति एवं हमें जो है अपनी संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त करना, एवं संरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है भारत के आम नागरिक का। 7वां पॉइंट है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसके विकास में सहायता प्रदान करना। 7वां पॉइंट हो गया पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान। 8वां पॉइंट है सार्वजनिक
संपत्ति की सुरक्षा करना। तात्पर्य ये है कि चाहे वो राष्ट्र की संपत्ति हो या किसी की सार्वजनिक संपत्ति हो, उस संपत्ति को हम किसी भी दृष्टि से हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस बात का समर्थन करता है 7वां मौलिक अधिकार। 8वां मौलिक अधिकार कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना एवं तार्किक विचारों का सम्मान करना। जो 9वां पॉइंट है वो कहता है कि हमें भारत के आम नागरिकों के भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा हमारे अंदर, तो हम रूढ़िवादी विचारों से परे हो जाएंगे। ठीक है, रूढ़िवादी विचार हमारे अंदर होंगे तो उनसे परे हो जाएंगे। 10वां पॉइंट है सामूहिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु निरंतर प्रयत्न करना। हमें अपना भी विकास करने के लिए निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए और समाज का, सोसाइटी का विकास हम कर सकें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। अंतिम और 11वां मौलिक अधिकार कहता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे 10वां हो गया पूरा, 11वें की हम बात कर रहे हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य कहता है वो कहता है माता पिता, अभिभावक भी कह सकते हैं आप यहाँ, अभिभावकों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना। यह अंतिम मौलिक कर्तव्य था। इस तरह से हमने आज जो है आपके सामने 2 चीजों की बात करी। एक करी नीति निर्देशक तत्वों की, जिसमें हमने 36 से आर्टिकल 51 तक बात करी, और दूसरे इसी के पार्ट 4 क में हमने बात करी मौलिक कर्तव्य की, जिसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य है, जिनके बारे में मैंने अलग अलग बात कर ली। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों की एक भूमिका है कि वो समाज को एक सुगठित और सुचारू रूप प्रदान करते हैं। दोनों की एक भूमिका है कि वो न्यायपालिका द्वारा बाध्य नहीं है। जितने भी नीति निर्देशक तत्व है उनके लिए बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन अगर समाज को अच्छा बनाना है तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राज्य द्वारा उन्हें लागू कराने का प्रयास किया जाता है। और जो आपके मौलिक कर्तव्य है वे एक भारतीय आम नागरिक जो संविधान का सम्मान करता है उसके मौलिक कर्तव्य है। इनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य नहीं किया गया है कानून द्वारा, यानी कि उनकी कोई न्यायपालिका में विवेचना नहीं हो सकती, लेकिन इनकी 11 की 11 की विवेचना हो सकती है और इनके लिए दंड का प्रावधान है। बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, फिर यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।